एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर एंड एंटरप्रेन्योर का टॉपिक एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड्स। सो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वैल्यूज, एथिक्स, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स। और ये चारों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बहुत तसल्ली से पढ़ने हैं। रीजन बीइंग ये समझ तो बहुत इजीली आ जाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनेशन बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ना सिर्फ आपको ये अच्छे से समझने हैं, चारों वीडियोस बहुत अच्छे से तसल्ली से देखनी है, बल्कि एट द सेम टाइम इन चारों टॉपिक्स की थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं, एक पेज लिख के देख लो। चलो एक पेज नहीं भी लिखो, आधा पेज लिख के देख लो, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो। यहाँ पे ना मेन दिक्कत बस लिखने की आती है और कुछ नहीं समझना, तो ये बहुत इजी होता है चारों टॉपिक्स को। सो अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, फटाफट जाके देख लो। सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अभी हम फिलहाल एटीट्यूड्स के बारे में बात करेंगे और इसको मैं समझाऊंगी आपको एक एग्जाम्पल की मदद से। सो हम आ जाते हैं यहाँ पे और मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ वाइट उसमें, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए इमेजिन कीजिए, इमेजिन क्या करना है, आप सबने वो देखा होगा ना, वो मूवी कौन सी, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट मूवी यार, कल हो ना हो, नहीं मैं हूं ना, हाँ मैं हूं ना, मूवी देखी है। अब उसमें हम शाहरुख खान के बारे में बात नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द अदर एक्टर जो उसका छोटा भाई बनता है, ज़हीर खान या क्या नाम है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा, ही सम खान, ठीक है। सो उस खान के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। अच्छा ये वो वाला खान भी नहीं है जो सुनील शेट्टी का राइट हैंड था जिसको बाद में शाहरुख खान पकड़ लेता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट गाय, आई एम टॉकिंग अबाउट वो लड़का जो कि संजना का बॉयफ्रेंड बनता है बाद में चल के, और शाहरुख खान का छोटा भाई होता है उस पर्टिकुलर मूवी में। अब आप उसकी बात करो, वो कॉलेज में कब से था, बहुत टाइम से था। क्यों इतने टाइम से था? क्योंकि बार बार फेल हो जाता था, पढ़ाई नहीं करता था, उसे पता था उसकी मॉम सिंगल मदर है, स्टिल उस बात के जानने के बाद भी ही वॉज नॉट सीरियस अबाउट हिज लाइफ। दोस्तों के साथ घूमता रहता था, है ना। मैं हूं ना का जो वो छोटा भाई था शाहरुख खान का, वो क्या था, एक ही कॉलेज में बहुत सालों से पढ़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि फेल होता रहता था, पढ़ाई नहीं करता था, सीरियस नहीं था किसी भी चीज़ को लेके। उसको पता था उसकी मॉम सिंगल मदर हैं जिन्होंने अकेले उसे पाला पोसा है। यूजुअली में ऐसे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही लाइक रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, बट ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करना भूल जाता था, लाइट्स चली जाती थी, अपनी मम्मी को वो नहीं लेके जाता था, मंदिर नहीं लेके जाता था, बाल बड़े कर रखे थे, मतलब लाइफ बिल्कुल ऐसे चिल टाइप बना रखी थी उसने, मतलब बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं थी लाइफ में। अब ऐसे लड़के को देख के आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? ऐसे लड़के को देख के आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? मुझे अगर ऐसे इंसान को एक डायलॉग बोलना पड़े तो वो होगा, तुम्हारा एटीट्यूड लाइफ को लेके सही नहीं है। ऐसे इंसान से अगर कभी मेरी बात हो तो मैं उसको यही बोलूंगी कि तुम्हारा एटीट्यूड लाइफ के टुवर्ड्स सही नहीं है। सो यहाँ ये वर्ड आता है एटीट्यूड। व्हाट इज दैट? ये वो साइकोलॉजिकल स्टेट है इस इंसान की जो इसके बिहेवियर को गाइड कर रही है, जिस तरीके से ये एक्ट कर रहा है उसको गाइड कर रही है। मतलब ये लाइफ कैसे जी रहा है, लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, क्या करता है क्या नहीं करता है, वो जिस साइकोलॉजिकल स्टेट पे बेस्ड होता है वही इसका खराब है।
सो एटीट्यूड इज नथिंग, मैं बताती हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ऐसा ही कोई एग्जाम्पल स्क्रिबल कर लो अपने बुक में। और जब आप ऐसे एग्जाम्पल्स देते हो ना, थोड़े इनफॉर्मल होते हैं लेकिन सामने वाला ना रिलेट कर पाता है, तो रिलेट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेपर में हमेशा इंश्योर करना आप जो भी एग्जाम्पल दे रहे हो ना, जो एग्जामिनर हो वो उससे रिलेट कर पाए, तभी आपका एग्जाम्पल अच्छे मार्क्स फेच कर पाएगा। चलो मैं ले चलती हूँ आपको यहाँ पे। एटीट्यूड के बारे में क्या बोला जाता है कि एटीट्यूड्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच शेप देयर बिहेवियर। इट मे बी डिफाइंड एज द वे अ पर्सन फील्स अबाउट समथिंग, अ पर्सन, अ प्लेस, अ कमोडिटी और अ सिचुएशन और एन आइडिया। ये एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, मतलब दिस इज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट एक इंडिविजुअल का जो कि उसके बिहेवियर को शेप करता है। वो कैसे बिहेव करता था, वो बहुत ही चिल्ड वे में बिहेव करता था, तो वो क्यों बिहेव करता था ऐसा, क्योंकि उसका एटीट्यूड इस नेचर का था, उसके जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स थे वो इस नेचर के थे जो उससे ऐसा काम करवाते थे। ऑन द अदर हैंड अगर हम शाहरुख खान की बात करें, ही वाज वेरी मैच्योर, ही वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो ऐसे सिनेरियो में शाहरुख खान बेसिकली क्या करता था, मतलब उसका एटीट्यूड लाइफ को लेके क्या था, बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही अलग था, बहुत ही डिफरेंट था, ठीक है, क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट वैसे थे। ओके, सो आप एक इंसान से एक प्लेस के रिगार्डिंग या एक कमोडिटी या एक सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करते हैं वो आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है, मतलब आपके एटीट्यूड पे बेस्ड होता है हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और विद अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो एटीट्यूड के बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे नहीं, एक्चुअली ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, ज़्यादा नहीं कम ही है बट अच्छे हैं। फर्स्ट है अफेक्ट्स बिहेवियर, ये तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया कि एक इंसान का बिहेवियर उसके एटीट्यूड पे बेस्ड होता है, वो किस तरह से एक्ट करता है वो बेस्ड होता है उसके दिस साइकोलॉजिकल स्टेट पे। तो यस इंडीड एटीट्यूड कहीं ना कहीं एक इंसान के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए मेरा एटीट्यूड लाइफ को लेके बहुत ही पॉजिटिव है तो मेरा बिहेवियर भी वैसा पॉजिटिव होगा। लाइक अगर मान लीजिए मैं लाइफ के बारे में बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, लाइक मुझे लगता है कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, लाइफ इज बर्बाद, लाइफ इज लाइक दैट, दिस इन व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद मैं आई बाहर से, मतलब फर्स्ट से मैं ऑफिस में आई, मैं लोगों से क्या प्यार से बिहेव कर पाऊंगी व्हेन आई हैव दिस हेडेक ऑन, मतलब हेडेक मेरे सर में कि भैया मुझे लाइफ पसंद नहीं है, लाइफ मेरी ऐसी है, लाइफ मेरी वैसी है, क्या मैं किसी से अच्छे से खुल के हंस के बात कर पाऊंगी? नहीं, मैं मुंह लटका के आऊँगी ऑफिस में, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाऊँगी। कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, मैं बोलूँगी प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मेरे को नहीं बताना है तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर। मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूँगी, क्यों? बिकॉज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ इज लाइक दैट। सो आपका बिहेवियर, आप किसी से कैसे बात कर रहे हैं, आप किसी प्लेस पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सारा का सारा आपके एटीट्यूड पे ही बेस्ड होता है, और वही पॉइंट फर्स्ट बोल रहा है फीचर्स में। It says people have a natural tendency to maintain consistency between attitude and behavior. Attitudes can lead to unintended behavior if there is no external intervention. अगर मान लीजिए कोई external intervention नहीं होती, सिर्फ इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है, एटीट्यूड का और किसका, बिहेवियर का, तो इनके मतलब तो उस सिनेरियो में कहीं हद तक एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। फिर है इट इज इनविजिबल, मतलब इससे देखा नहीं जा सकता, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आराम से देखा जा सके, नहीं, आपको इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, बार 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 ध्यान लगा के, कॉन्सिक्वेंसेस को देख के कि ये क्या रहा होगा। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे पढ़ लेती हूँ मैं। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, हाउएवर वी मे ऑब्जर्व एन एटीट्यूड इनडायरेक्टली थ्रू ऑब्जर्विंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज हाईली प्रोडक्टिव वी मे इन्फर दैट ही हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज और हर वर्क। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, दैट्स द कॉन्सिक्वेंस, दैट इज द एंड रिजल्ट कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो हम वहाँ से पता लगा सकते हैं इसका एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क क्या होगा। सो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, मतलब ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है टुवर्ड्स हिज वर्क। अगर कोई इंसान जैसे शाहरुख खान के छोटे भाई जैसा है, मतलब वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखता है टुवर्ड्स पढ़ाई और टुवर्ड्स लाइफ एक्चुअली, ठीक है। सो येस इंडीड ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे देखा जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली देखा जा सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है कॉन्सिक्वेंसेस या आउटकम्स के बेसिस पे। Then they say attitudes are acquired. Attitudes are generally learned over a period of time. The process of learning attitude starts right from childhood and continues throughout the life of a person. However, in the beginning, the family members have a greater impact on the attitude of a child. अब मुझे एक बात बताओ,
ऐसे देखना, ये एक इंसान है, फॉर से इसका नाम है चुन्नू। अच्छा, ये चुन्नू मुन्नू नाम ना मेरे को मेरे भाई से आए हैं, क्योंकि वो जब भी एग्जाम्पल लेते हैं ना, ही ऑलवेज चूजेस दिस टू नेम्स। तो ये है चुन्नू और ये है मुन्नू। ओके चुन्नू बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड फॉरगिविंग नेचर का इंसान है। सबसे प्यार से बात करता है, खुश रहता है, खुश रखने की कोशिश करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, सब करता है। ऑन द अदर साइड जो मुन्नू है, हमेशा इरिटेटेड रहता है, किसी से ढंग से बात नहीं करता, केयर तो बिल्कुल ही नहीं दिखाता, रिस्पॉन्सिबल तो कतई ही नहीं है, और हमेशा दुखी, उदास, फ्रस्ट्रेटेड ऐसे रहता है। अब आप मुझे बताइए, ये दोनों ऐसे ऐसे क्यों हैं, डिफरेंट क्यों हैं? इस वर्ल्ड में हर एक इंसान सेम क्यों नहीं हो सकता? इस वर्ल्ड में हर एक इंसान सेम वे में बिहेव क्यों नहीं कर सकता? सोच के देखिए, आप हैं, मैं हूं, मैं अलग तरीके से बिहेव करूंगी, आप अलग तरीके से बिहेव करेंगे, इवन इफ वी आर इन द सेम सिचुएशन। क्यों? क्योंकि बचपन से हमारे आसपास क्या हो रहा होता है वो हमारे ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। लाइक रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड्स रेकमेंडेड मी अ बुक, उसमें यही लिखा हुआ था, मतलब हर अगली लाइन में, मतलब उसमें यही बताने की कोशिश करी जा रही थी कि हम आज की डेट में कैसे बिहेव करते हैं ना, ये समवट हमारे बचपन से आता है। Like how we were in our childhood days, what we all have seen in our childhood days, वही कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को मोल्ड करता है, और उसी के बेसिस पे हम आज वैसे बिहेव करते हैं जैसे हम आज बिहेव करते हैं। चुन्नू जो है वो फॉरगिविंग, लविंग, केयरिंग क्यों है? क्योंकि इसके बचपन से ही फैमिली मेम्बर्स ने इसको काफ़ी प्यार दिया है, पैम्पर किया है, हमेशा साथ में रहते हैं, बात समझते हैं इसकी, इससे बात करते हैं। ऑन द अदर साइड मुन्नू की फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस चलता है, उसकी मॉम, उसकी पापा की लड़ाई होती रहती है, डिवोर्स तक बातें आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो इसका लाइफस्टाइल ही वैसा बन गया, मतलब इसकी सोच ही वैसी बन गई है कि मैं नेगेटिव ही सोचूंगा, लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। आपने कभी देखा है जनरली जो मूवीज होती हैं उसमें क्या करते हैं, जो डिवोर्सी पेरेंट्स के बच्चे होते हैं वो यूजुअली लाइफ में लव को इतनी ज़्यादा रेलेवेंस नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अल्टीमेटली मैरिजेस, लव, ये कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली हर एक चीज़ एक दिन बिखर ही जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी हैं बचपन से, और जब हम बचपन से ऐसी चीज़ें देखते आते हैं तो हमारा दिमाग वैसे ही हो जाता है। तो ये एटीट्यूड जो चीज़ है ना, मतलब ये इसका एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ खुश रहने का, इसका एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ ऐसे रहने का है, ये इन्होंने एक्वायर किया है। कैसे? बचपन से अभी तक अलग अलग चीज़ें देखते हुए। और बचपन में जो चीज़ें हम सीखते हैं, लेट मी टेल यू, बचपन में जो चीज़ें हम सीखते हैं वो हम बहुत समय तक याद रखते हैं। तभी तो हम कोशिश करते हैं बच्चों को जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं बचपन में ही सिखा दो, क्योंकि बड़े होके तो हम सीखते नहीं हैं, बड़े होके तो हम ढीठ हो जाते हैं। आई रिमेंबर बचपन में मेरी मॉम ना मेरे को, मेरे भाई, मेरी बहन को ना ऐसे, मतलब मेरे को अपनी गोद में और मेरे भाई को साइड में बिठा के और बहन को साइड में बिठा के ऐसे हम लोगों को ना हनुमान चालीसा सुनाया करते थे। ठीक है, हनुमान चालीसा ना बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। तो वो रोज़ रात को, शाम को, जब भी टाइम मिलता था हम लोगों को हनुमान चालीसा सुना के ही मतलब सुलाते थे या फिर जो भी करते थे। तो वो पूरा का पूरा चालीसा मेरे को, मेरे भाई और मेरी बहन को ऐसे रटा हुआ है। अब हमें ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं बोलती भी हूँ ना, मतलब कभी कभी अगर मैं हनुमान चालीसा वो कर रही हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट मेरे दिमाग में, अगर मेरे दिमाग में और भी थॉट्स है ना तो भी वो क्लियरली आएगा। क्यों? क्योंकि बचपन से मुझे वो सिखाया गया। और उसके बाद मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की मुझे भगवानों की और बहुत सारी चीज़ें सिखाने की, लाइक काली चालीसा, ये किसी भजन कीर्तन का कुछ वो, लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं रहता।
लेकिन वो चीज़ जो मैंने बचपन में सीखी थी, जो कि इतनी लंबी थी, इतनी मतलब मुश्किल होती है हनुमान चालीसा, वो मेरे को आज तक याद है। क्यों? क्योंकि वो बचपन में सीखा था। तो बचपन में जो इम्पैक्ट किसी इंसान पर पड़ता है ना, वो बहुत दमदार होता है। उसको लाइफ में अगर रिमूव करना उस इम्पैक्ट को, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को कभी भी ऐसी कोई चीज़ें मत बोलो उनके सामने जो उनके ऊपर गलत इम्पैक्ट डाले। आई विल टेल यू, मेरी फैमिली की क्या आदत थी। मेरे को बड़ा बुरा लगता था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मतलब आई यूज्ड टू हेट दैट थिंग अबाउट माई फैमिली। वो क्या करते थे, मतलब मेरी मॉम और उनके कोई फ्रेंड्स आए हुए हैं या कोई रिलेटिव्स आए हुए हैं, दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, तो अगर वो कुछ भी बात कर रहे होते थे ना, वो मुझे बोलते थे पायल जा अपने रूम में जाके बैठ जा, पायल जा खेल ले अपने दोस्तों के साथ, पायल जा किचन से ये लिया। और मुझे ये होता था यार मुझे क्यों भगा रहे हो यार, मुझे भी सुनना है क्या बात चल रही है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो। ठीक है, उस टाइम पे मुझे बहुत इरिटेशन होती थी, लिटरली बहुत इरिटेशन होती थी। मुझे ऐसा लगता था यार इनको तो मेरी वैल्यू ही नहीं है, मतलब मैं क्या हूँ इनके लिए, हर कभी उठा के भगा देते हैं। बट आज की डेट में जब मैं देखती हूँ किसी भी घर में बच्चों के सामने बातें हो रही होती हैं और वही बच्चे उन बातों, उन सब चीज़ों से मतलब इन्फ्लुएंस होके उनकी सोच मोल्ड होती है ना, तो मुझे लगता है वाह यार, ये मेरी मॉम ने बहुत अच्छी चीज़ की थी मेरे साथ कि मुझे उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होने दिया। आई हैव सीन सम फ्यू, मतलब आई हैव सीन फ्यू, मैं कजन्स नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स भी वीडियोज़ देखते हैं मेरी, सो आई नो सम पीपल, ठीक है, जिनकी सोच अगर मैं आज की डेट में सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है यार लिटरली, मतलब तू ऐसा सोचता है उनके बारे में, ऐसा सोचता है उनके बारे में, मतलब ऐसा ऐसा लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को उन लोगों के बारे में बातें करते हुए देखा। तुम्हारे साथ तो उन्होंने कुछ नहीं किया ना, सामने वाले इंसान ने, पर नहीं, तुम्हारी सोच वैसे मोल्ड हो गया क्योंकि तुमने गलत टाइम पे, बचपन में जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रजाइल होता है, उस टाइम पे तुमने वो सारे बातें सुनी है, तो इम्पैक्ट तो डलेगा ही डलेगा। सो इसलिए बच्चों के सामने तो कभी भी उल्टी चीज़ बोलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनके दिमाग में लाइफ टाइम रह सकती है। और यही रीज़न है चुन्नू लाइफ को लेके बहुत ही खुश है, क्योंकि बचपन से उसको उस तरह की पैम्परिंग मिली है, उस तरह का एनवायरनमेंट मिला है। यहाँ पे उस चीज़ का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, एटीट्यूड जो है ना, वो हम एक्वायर करते हैं। और चाइल्डहुड वाला तो बहुत ज़्यादा, चाइल्डहुड वाला चीज़ें तो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। बट ये नहीं है कि आप लाइफ में आगे और नहीं सीखते, आप सीखते हैं, बट ज़्यादा ठोकर खा के सीखते हैं शायद, आई शुड से। So basically they say attitudes are gradually learned over a period of time. The process of learning attitudes starts right from the childhood and continues throughout the life of a person. However, in the beginning, the family members have a greater impact on the attitude of a child. Starting में initially family members का greater role होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा 24 मतलब 7 अपनी फैमिली के साथ रहता है, राइट? तो अब वो उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तो दोस्त वोस्त मिलते हैं और सब चीज़ें होती हैं। लाइक चलो वो वाला एग्जाम्पल मैं बाद में देती हूँ, अभी एक और पॉइंट आने वाला है उसमें, ठीक है। Attitudes are pervasive. They are formed in the process of socialization and may relate to anything in the world. For instance, a person may have positive and negative attitudes towards religion, politics, politicians and countries. See, ये बोलते हैं कि they are formed in the process of socialization and may relate to anything in the world. Attitude आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, लाइक रिलीजन के रिगार्डिंग हो सकता है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है, हर चीज़ के रिगार्डिंग आपका एटीट्यूड हो सकता है। सो यस, जब जब इंसान बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे अलग अलग फील्ड्स में जाता है, अलग अलग चीज़ों का नॉलेज लेता है, एक्सपोजर लेता है, हर एक चीज़ के टूवर्ड्स उसका एटीट्यूड फॉर्म होता है, एक मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जैसे कि बचपन में हमें रिलीजन का इतना वो नहीं था, चलो होगा भी, पॉलिटिक्स का नहीं होगा समझ, लेकिन बड़े होते हैं, हम पॉलिटिक्स के बारे में सुनते हैं, हमें बातें पता चलती हैं, तो हमारा एक ओपिनियन फॉर्म हो जाता है, हमारा एक एटीट्यूड बन जाता है टुवर्ड्स पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स, राइट? क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ें अब देखना शुरू की हैं। तो लाइफ में जो 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 नई नई चीज़ें आप देखना शुरू करोगे, कहीं ना कहीं उनसे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड्स, मतलब ये एटीट्यूड्स हमारे अंदर आते कहाँ से हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सी, अभी मैंने आपको चुन्नू मुन्नू का एक एग्जाम्पल दिया, राइट? उसमें मैंने बताया कि हाउ अ पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन जस्ट बिकॉज उनके एनवायरमेंट्स डिफरेंट थे। कैसे वो लाइफ को अलग अलग वेज में लेते हैं जस्ट बिकॉज वो अलग अलग फैमिलीज में, अलग अलग एनवायरमेंट में पैदा हुए हैं, राइट? वैसे ही अब ये जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी इंसान जिस तरह से बिहेव करता है, जो उसका एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स लाइफ और टूवर्ड्स वर्क और टूवर्ड्स पीपल, वो
कहाँ से एक्वायर करता है, मतलब वो एटीट्यूड उसके अंदर आता कहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 अलग अलग सोर्सेस के बारे में बात करेंगे जहाँ से लोगों को उनके एटीट्यूड्स मिलते हैं। First, they say the central idea running through the process of attitude formation is that the thoughts, feelings and tendencies to behave are acquired or learned gradually. जो thoughts होते हैं हमारे, जो feelings होती हैं, जो tendencies होती हैं, जिस तरह से हम behave करते हैं, वो हम acquire करते हैं और learn करते हैं gradually, आहिस्ता आहिस्ता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कल याद करी और आज हमने वो कर लिया, उसको implement कर लिया। No, it takes time to behave, मतलब to like have that attitude. Okay, so the attitudes are acquired from the following sources, and 3 sources say you can acquire your attitudes. First is direct personal experience, second is group associations, and third one is influential others. So first हम direct personal experience से देखेंगे। यहाँ पे आइए, इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं। अब यहाँ इमेजिन करिए ये मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरी एमबी की स्टोरी। ओके, ऐसे इमेजिन करो कि मैं जिस ऑफिस में पहले काम करती थी वहां पे बहुत ही बुरा वर्क कल्चर था। मैं जिस ऑफिस में पहले काम करती थी वहां पे बहुत ही बुरा वर्क कल्चर था। तो मेरा ना ऑफिस वालों को लेके ना एक नेगेटिव एटीट्यूड था। मतलब आई डोंट नो, मैं ना काम को और वर्क को थोड़ा सा कम वो दिया करती थी, एंड मैं थोड़ा सा नेगेटिव थी चीज़ों को लेके। ओके, और उसके बाद आई जॉइंड एमबी। वैसे ये रियल स्टोरी नहीं है, जिस ऑफिस में मैं पहले थी वो भी बहुत अच्छा था, जिस ऑफिस में मैं अभी हूँ वहाँ पे भी वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। सो मैग्नेट ब्रेन्स जब मैंने ज्वाइन किया, मैं तो उसी एटीट्यूड के साथ आई थी कि अरे ऑफिस वाले तो मक्कार होते हैं, वो तो दूसरों को नीचे गिरा के उनके ऊपर चल के जाने वाले होते हैं। मैं ये सारी जो बातें हैं ना जो बोल रही हूँ, ये मैंने कहीं ना कहीं से सुनी हुई है अपने दोस्तों से, किसी और से, कि कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा होता है, वहाँ पे कोई आपका सगा नहीं होता, नोबडी इज़ योर फ्रेंड, एवरीबडी इज़ योर हिडन एनिमी। वो आपके सामने दिखाएंगे लाइक दे आर फ्रेंड्स विद यू, और दे आर लाइक दे थिंक गुड अबाउट यू, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो आपके बारे में अंदर ही अंदर गलत सोचते हैं, और वो आपको कैसे गिराएं और आगे बढ़ जाए खुद आपके स्टेक पे, वही सोचा करते हैं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में यही सब चीज़ें थी, मैं यही सोच रही थी कि लोग तो ऐसे ही होते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स में भी आके इनिशियली मैंने ऐसे ही किया कि भैया किसी से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रखना, ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, बस काम की बात होगी, दैट्स इट, बस। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, यहाँ पे आई फाउंड पीपल जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके नीड आर में आपकी मदद करते हैं, आपके बुरे वक्त में आपकी मदद करते हैं, आपको टारगेट्स मीट करने में मदद करते हैं। ये टारगेट्स मीट करने में मेरे को ना एमबी में सब मदद करते हैं एक्सेप्ट शिवम भैया। अगर वो मेरी वीडियो कभी देखेंगे तो हिल गेट टू नो कि वो मुझे कितना परेशान करते हैं टारगेट्स के मामले में। टारगेट्स मीट करने में मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, नीड में मतलब नीड आर में हेल्प भी करते हैं। उसके अलावा हमेशा खुश मेरे साथ बिहेव करते हैं, खुशी के साथ आते जाते मुझे हाय बाय करते हैं, हेलो मैडम, ये वो सब ऐसे सब रहता है, ठीक है। अब ऐसे में इनिशियली तो मेरे को लगा नहीं यार ये वही है, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और टाइप्स, लेकिन आहिस्ता ओवर द टाइम जब आप टाइम स्पेंड करते हैं लोगों के साथ तो आपको समझ में आ जाता है कि नहीं यार कोई इंसान इतना भी फेक नहीं कर सकता। जैसे कुछ लोग बिग बॉस में जाते हैं, 3 महीने की वो जर्नी होती है, भाई कोई ना कोई तो ऐसा मौका आएगा ना तुम्हारी असलियत फूट जाएगी। लाइक देयर वाज दिस गर्ल जैस्मिन, ये गई थी बिग बॉस में। जैस्मिन ना मुझे पहले बहुत पसंद थी जब वो खतरों के खिलाड़ी में आती थी, एंड मतलब मुझे अच्छा लगता था जिस तरह से वो जोक करती थी, थोड़े किडिश बिहेव करती थी। लेकिन जब आई सॉ हर इन बिग बॉस ना, आई वाज लाइक यू कैसी लड़की है ये, शी इज सच अ मीन पर्सन। इनिशियली उसने आके वहाँ पे वही सब किया, क्यूटनेस दिखाने की कोशिश की, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपके ट्रेट बाहर आने लग जाते हैं, समझ आ जाता है लोगों को। तो सेम होता है यहाँ पे भी, मतलब नॉर्मल लाइफ में भी सेम होता है। कोई इंसान आपके साथ कितना फेक कर सकता है। आप किसी से कंटिन्यूसली बात कर रहे हो, रोज मिल रहे हो, रोज बातचीत हो रही है, एक ना एक टाइम तो आएगा ना उसकी असलियत आपके सामने खुल जाएगी।
आई नो मैनी पीपल जो मेरे को बहुत स्वीट लगते थे ओरिजिनली जब मैं उनसे मिली थी, लेकिन कहीं कहीं उनकी बातों में समझ में आ जाता है कि नहीं यार ये भी कहीं ना कहीं मीन है, आ जाता है, हर इंसान को समझ में आ जाता है। सो इतने टाइम में आई थॉट मतलब अगर ये फेक होते तो सामने आ जाता, लेकिन नहीं, इन्होंने हर बार मुझे मदद किया जब मेरी रिक्वायरमेंट थी, हर बार मेरे से अच्छा बिहेव करते हैं, कॉपरेशन अच्छा है, सब अच्छा है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या मेरी ये सोच चेंज नहीं होगी? क्या मैं अब पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखूंगी टूवर्ड्स ऑफिस पीपल? जिस एक्सपीरियंस के साथ मैं आई थी, ये भी तो मैंने एक्वायर ही किया था, ये कौन सा मेरे को बचपन से पता था कि ऑफिस में ऐसा कल्चर होता है, वो तो मैंने उस ऑफिस में जाके सीखा, जो सीखा वैसा मेरा एटीट्यूड बन गया। अब मैं नए ऑफिस में आई हूँ, जो चीजें मैं सीख रही हूँ वो मेरा एटीट्यूड बन जाएगा। तो अब मैं जब मैग्नेट ब्रेन छोड़ के किसी और ऑफिस में जाऊंगी तो मैं शायद पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाऊं टूवर्ड्स माई वर्क प्लेस। क्यों? क्योंकि भैया मैग्नेट ब्रेन से मुझे वो चीज दी है। सो फर्स्ट सोर्स जो आपका एटीट्यूड का होता है वो होता है डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। कहीं पे आपने कैसा फील किया खुद से। द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट डिटरमिन्स हिज और हर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। फॉर एग्जांपल, इफ अ वर्कर फाइंड्स हिज और हर जॉब चैलेंजिंग, सुपरवाइजर्स understanding and co-workers very cooperative, then he or she will have a positive attitude towards his or her job because the quality of his or her direct experience with the job. ये बोल रहे हैं कि भैया अगर आपका जॉब बहुत चैलेंजिंग नेचर का है लेकिन सुपरवाइजर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आपके वर्कर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, तो ऐसे सिनेरियो में यू आर बाउंड टू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर जॉब एंड वर्क। सो यस, डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस में इतना ही। इसके बाद सेकेंड पॉइंट पे हम अगर चलें, दैट इज ग्रुप एसोसिएशंस। अब इसको भी हम एग्जाम्पल की मदद से ही समझेंगे। तो इसके लिए तो मेरे पास है बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल, देखते हैं क्या है वो। ओके, सो यहाँ पे मैं अपने स्कूल डेज का ही एग्जाम्पल दूंगी और तुम लोगों के लिए रिलेटेबल होगा क्योंकि तुम लोगों ने भी ये चीज फील की होगी। ओके, सो ये हूं मैं, योर पायल मैम। ओके, नहीं, थोड़ा स्माइलिंग करा फेस बना देते ना, हंसते रहते हैं पायल मैम हमेशा। सो दिस इज पायल मैम, और पायल मैम के बचपन में मतलब स्कूल डेज में हुआ करते थे कुछ बहुत ही प्यारे मित्र, जिनमें से पहले नंबर पे आती थी राधिका। ठीक है, फिर पम्पम, मतलब हर नेम इज दीपम लेकिन वी यूज्ड टू कॉल हर पम्पम हमेशा। अनमोल, गैरी, हर नेम वाज गरिमा लेकिन हम उसे गैरी बुलाते थे। ठीक है, ये चार मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे लड़कियों में। लड़के भी थे कुछ, उनका नाम लिखने लायक नहीं है, छोड़ो। सो ये थे मेरे सबसे बढ़िया फ्रेंड्स। अब अगर मान लीजिए कभी मैं घर पे बिना बताए क्लास बंक कर लेती थी, ऑब्वियसली क्लास बंक घर पे बता के तो करता ही नहीं है कोई इंसान, राइट। सो कभी मैं क्लास बंक कर लेती थी या फिर क्लास बंक करके कहीं दूर घूमने चली जाती थी स्कूटीज पे अपने दोस्तों के साथ, या फिर कभी कुछ ऐसा काम करना जो घर वाले मना करते हैं, फॉर से लाइक कोई एडवेंचरस प्लेस है वहाँ पे घर वाले जाने से मना करते हैं, वहाँ चले जाना। हमारे यहाँ पे ना एक शाहपुरा लेक है, अब तो इट्स लाइक ऐसा लगता है घर के पास में ही है, लेकिन जब हम स्कूल डेज में थे तब हमारे पेरेंट्स मना करते थे उस लेक पे नहीं जाना है। वो लेक थोड़ा सा समवॉट लाइक, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, लेकिन समवॉट इनफेमस था फॉर लाइक स्टफ। ठीक है, तो घर वाले ऑब्वियसली और सेफ्टी पर्पज से भी मना करते थे कि उस तरफ नहीं जाना है। तो अगर हमें कभी मस्ती करने का मन होता था तो हम चले जाते थे वहाँ पे। ओके, सो जब भी ऐसा कुछ होता था ना और घर वालों को पता चल जाता था कि आज बंक करके आई है, कैसे भी अगर इधर उधर से खबर पहुंच जाती थी, तो वो सबसे पहले ना, मतलब मुझे भी कुछ कहने से पहले इन लोगों को ब्लेम करते थे। They used to be like, राधिका ने बोला होगा तुझे। मेरा भाई तो हमेशा राधिका का नाम लेता था, मतलब उससे लगता था कि मेरी बहन को बिगाड़ने में इसी लड़की का हाथ है। और ये उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम दोनों बिल्कुल इक्वल लेवल वाले थे। ये मुझे नहीं बिगाड़ रहे थे, हम दोनों एक दूसरे को बिगाड़ रहे थे। ठीक है, बिगाड़ना नहीं है, बिगाड़ना वोंट बी द राइट वर्ड बिकॉज ऐसे कोई बिगड़े नहीं थे हम, लेकिन जितनी भी मस्ती हम करते थे जो घर वालों के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं कंसिडर की जाती, वो हम साथ करते थे। सो जैसे ही मेरा एटीट्यूड वो लोग देखते थे किसी भी चीज के टूवर्ड्स, उनको लगता था ये लोग वो रीजन है जिसकी वजह से पायल आज ऐसी है जैसी वो आज है।
मैं घर पे अगर कभी मिसबिहेव कर देती थी, कभी किसी के साथ चिल्लम चिट्टी कर देती थी, तो दे यूज्ड टू बी लाइक, हाँ राधिका से तुम यही सीख रही हो, हाँ अनमोल तुम्हें यही सिखा रही है, हाँ पम से तुम यही सीख के आई हो, हाँ गरिमा ने तुम्हें यही वो की है। ऐसा क्यों होता है? गलती आपकी लेकिन सुनना आपके दोस्तों को पड़ रहा है, या गलती आपकी लेकिन गाली आपके दोस्त खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं उसमें बहुत ज्यादा हद होता है, मतलब वो होता है हद नहीं, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है आपके दोस्तों का। आपके दोस्त जैसे होते हैं, आपकी संगति जैसी होती है, आप वैसे बन जाते हैं। वो बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो ये सारे वो खरबूजे थे जिनकी वजह से इस खरबूजे ने रंग बदला, ऐसा मेरे घर वालों का मानना था। ठीक है। सो सेकंड जो पॉइंट है हमारा सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड में, वो यही है कि कोई भी इंसान जो अपने आसपास देखता है, अपने एसोसिएटेड लोगों के साथ बैठ के जो फील करता है, उससे भी काफी हद तक उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बदल जाता है। सो आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपर क्लास फैमिली के आते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं ये क्लास बाइफिकेशन मानती ही नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता ये सब कुछ होता है, बट ठीक है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग है तो बस उसके एग्जाम्पल के लिए हम रेफरिंग दैट। सो कई मेरी चॉइसेस ऐसी थी लाइफ में जो अपर क्लास वाली थी। क्यों? बिकॉज आई लर्न फ्रॉम देम, आई यूज टू स्पेंड टाइम विद देम। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आ जाता है, आप खुद नहीं करते हो लेकिन वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। सो एक सोर्स हमारा ये भी है कि हम अपने आसपास किन लोगों के साथ हैं, हमारे आसपास कौन से लोग हैं जिनके साथ हम जेल कर रहे हैं और उसका एटीट्यूड हमारे अंदर आ रहा है। ठीक है। सो सेकेंड सोर्स में दिस से group associations, people are influenced to one degree or another by other members in the group to which they belong. Attitudes are one target for their influence. Their attitudes towards products, ethics, warfare and multitude of other subjects are influenced strongly by groups that they value and with which they do or wish to associate. Several groups including family, work and peer groups and cultural and subcultural groups are important in affecting a person's attitudinal development. आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके कल्चरल ग्रुप्स, आपके लाइक सब ग्रुप्स जो कि किसी भी फील्ड से एसोसिएटेड हो, किसी भी तरीके से आपसे एसोसिएटेड हो, योर कलीग्स, इन सब पे भी डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा। ठीक है। सो येस इंडीड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर गेटिंग दोज एटीट्यूड्स विच यू हैव। और थर्ड है इन्फ्लुएंशियल अदर्स। अब ये क्या बोलता है, इसको भी हम समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। अब देखिए यहाँ पे ये फोटो देखिए और उसके बाद इस एग्जाम्पल पे आ जाइए। ऐसे मुझे बताइए कि जो एड्स वो करते हैं, मतलब जो एड्स बनवाते हैं लोग अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, अब वो चाहे तो नॉर्मल लोगों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब वो चाहे तो नॉर्मल लोगों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट में, राइट। नॉर्मल ऐसे रैंडम लोग, उनसे बनवा ले ऐड, सस्ती भी बनेगी। क्यों वो इतना खर्चा कर करके दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, ऐसे ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बोलते हैं कि आप हमारी ऐड बनाइए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कि जब हम एडवर्टीजमेंट बनवाते हैं, जब कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट बनवाती है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की, तो वो चाहे तो रैंडम लोगों को भी हायर कर सकती हैं उस ऐड में, मतलब उनको भी कास्ट कर सकती हैं उस ऐड में, राइट। कर सकती हैं, बहुत सस्ता पड़ेगा। कोई भी इंसान 10-20 हज़ार, मतलब जो बेसिक स्ट्रगलिंग करने वाला इंसान होगा, वो 10-20 हज़ार में आके आपके यहाँ पे एक दिन का पूरा शूट दे देगा, आपकी ऐड तैयार हो जाएगी। बट क्यों ये करोड़ों रुपए लगा के इन लोगों को हायर करते हैं कि तुम लोग आओ, तुम हमारी ऐड में दिखो। Why do you think मेकअप में जानवी कपूर, नायिका की जो ऐड आती है, जानवी कपूर क्यों आती है? Why do you think फ्लिपकार्ट में श्रद्धा कपूर आती है, क्यों आती है? अब वो चाहे तो फ्लिपकार्ट का तो यूजर कोई भी है, मतलब हर अगला बंदा इज अ फ्लिपकार्ट यूजर, उसको हायर कर लें, उससे बनवा लें ऐड, वो भी उतनी एक्टिंग कर देगा, जानवी से तो ज्यादा ही कर देगा अगर नायिका में गया तो, है ना। सो ऐसे सिनेरियो में why you people are hiring such big people for a small role or something else? क्यों? उसका ये रीजन है कि इन लोगों पे लोग भरोसा करते हैं, इन लोगों को लोग फॉलो करते हैं, इनसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। दैट इज द करेक्ट वर्ड, इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर हमें किसी ऐड में ये लोग दिख जाते हैं तो हमें लगता है नहीं यार ये ऐड बहुत सही होगी, ये प्रोडक्ट बहुत सही होगा, हम ले लेते हैं।
वैसे मैं अब इस चीज़ से 100% अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि आज की डेट में कंज्यूमर बहुत ही समझदार है, उसको समझ में आ गया है कि कंपनीज कैसे वर्क करती है। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लोग इन्फ्लुएंस कर लेते हैं बस अपनी शक्ल दिखा के। तो अगेन एक सोर्स एटीट्यूड का ये भी होता है कि कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन को देख के आपने वो चीज ली है, आपने वो चीज वहां से सीखी है, वो कैसे बिहेव कर रहा है उसके बेसिस पे यू आर लाइक इंडल्जिंग इन सच थिंग्स जो कि वैसी वाली है। ठीक है, सो यहाँ पे वापस आइए, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट सेज अ कंज्यूमर्स एटीट्यूड कैन बी फॉर्म्ड एंड चेंज्ड थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट विद इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स सच एज रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड एक्सपर्ट्स। ओपिनियन लीडर्स आर एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु आर रिस्पेक्टेड बाय देयर फॉलोअर्स एंड हु मे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड्स एंड परचेज बिहेवियर ऑफ द फॉलोअर्स। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी इंसान को टैबलेट खरीदना है या फॉर से फोन खरीदना है। अब मैं यहाँ पे ना किसी भी यूट्यूबर को प्रमोट नहीं करूँगी, बट मैं जानती हूँ कुछ यूट्यूबर्स को जो मतलब इसी फील्ड की वीडियोस बनाते हैं, स्पेसिफिकली इसी फील्ड की, और बहुत सारा पैसे भी कमाते हैं उससे। तो आप उन्हीं बंदों के पास जाएंगे, उनकी वीडियोस देखेंगे और उसके बेसिस पे यू विल बाय योर फोन। मतलब अगर मान लीजिए, मतलब मेरा भाई भी ये काम करता है, उसको गोप्रो चाहिए था, तो ही वाज वाचिंग लाइक ऐसे ही फेमस यूट्यूबर्स जो कि एक्चुअली वो वीडियोस बनाते हैं उस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में। तो उनकी वीडियोस देख देख के उसी के बेसिस पे उसने ओपिनियन फॉर्म किया कि मुझे कौन से वाला गोप्रो लेना है, कौन से वाला कैमरा लेना है, लेना भी है नहीं लेना, वो सारी चीज़ें। सो यस इंडीड, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी चॉइस को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं जस्ट बिकॉज यू हैव ट्रस्ट इन देम। यू फील लाइक कि हाँ ये एक्चुअली उस फील्ड का सही वो बोलते हैं ना नायक है, कि हाँ इसको पता होगा इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। तो वहाँ से भी एक आपका एटीट्यूड डेवलप होता है, एक्वायर करते हैं आप, वहाँ से भी आप इन्फ्लुएंस होते हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, then they say to capitalize on this type of influence, advertisers often use actors and actresses who look similar to or act similar to their intended audience। तो यहाँ पे वही रीज़न बताया क्यों एक्टर एक्ट्रेसेस को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऑडियंस उनसे कनेक्ट बिठा पाती है और उनको लगता है ये हमारे जैसी हैं। People tend to be like others who are similar to themselves because they believe that they can share the same problems, form the same judgments and use the same criteria for evaluating products। जैसे अगर मान लीजिए कोई फेयरनेस क्रीम की ऐड होती है तो उसमें पहले काली लड़की दिखाते हैं, क्यों? ताकि ऑडियंस जो कि फेयर बनना चाहते हैं वो उस काली लड़की से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, अब तो ये ऐड आना बंद हो गई हैं, मैंने ज़्यादा देखी नहीं है ऐसी फेयरनेस वाली कोई क्रीम, क्योंकि पीपल रियलाइज दैट कलर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। राइट, पहले आती थी उसकी क्रीम, कौन सा वो थी, उसने अपना नाम ही बदल लिया पूरा, फेयरनेस से उन्होंने कुछ और ही नाम रख लिया था। Another application which advertisers use to influence audience attitude is so-called slice of life commercial. These advertisements show typical people confronting typical problems and finding solutions in the use of advertised brand. Some examples include advertisement of specialized shampoo to solve dandruff problem. Slice of life commercial में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम आप फेस करो, लाइक मान लीजिए कोई इंसान, जैसे पहले रणवीर सिंह की एक ऐड आती थी कि वो बाल बनाता है तो उसका पूरा ब्लैक शर्ट यहाँ से वो हो जाता है, डैंड्रफ से भर जाता है, और कोई नोटिस करता है तो वो उसको शैम्पू रेकमेंड करता है कि ये वाला शैम्पू यूज़ करो, डैंड्रफ चला जाएगा। तो ऐसे दिखाना सिचुएशन की ऐसे फंसा हुआ है वो उस सिचुएशन में, और उसके बाद कोई उसे नोटिस कर रहा है, उसे प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहा है, उससे वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो रही है, तो यहाँ से भी लोग कनेक्ट बिठा लेते हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, सो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड्स, मतलब हमें अपना एटीट्यूड कौन कौन से सोर्स से मिलता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट इज एसेंशियल एटीट्यूड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मतलब एक इंसान को अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो कौन से एटीट्यूड्स है जो उसके अंदर होने चाहिए। अब इसकी लिस्ट थोड़ी लंबी है, तो ये थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग नहीं होगा क्योंकि पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन लंबी लिस्ट है। ठीक है, सो फर्स्ट है हैव पैशन फॉर बिजनेस। मतलब जो इंसान एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है उसके अंदर पैशन होना चाहिए अपने बिजनेस के रिलेटेड। चलो इसका एग्जांपल मैं कुछ ऐसे देती हूँ। ऐसे इमेजिन करो देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स जो तुम्हारी अच्छी दोस्त है। ठीक है, अब इस फ्रेंड को चलाना है खुद का यूट्यूब चैनल। उसने तुम्हें बोला कि लेट्स डू पार्टनरशिप। ठीक है,
और अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तुम इतने एंथुजियास्टिक नहीं थी इस आइडिया के बारे में, तुम्हें ज़्यादा यूट्यूब के वीडियोस का ऐसा कुछ वो नहीं था क्रेज, बट शी वॉज सो मच लाइक इनटू इट कि उसने तुम्हें बिल्कुल कन्विंस कर दिया कि नहीं यार तुझे शुरू करना चाहिए उसके साथ। उसकी कन्विक्शन की वजह से तुमने ये पार्टनरशिप फॉर्म कर ली और अपना चैनल खोल लिया उसके साथ मिलके। इनिशियली तुमने वीडियोस भी बनाई, कंट्रीब्यूट भी किया, लेकिन उसके बाद सर्टेन टाइम के बाद यू रियलाइज यार मेरा मन नहीं कर रहा, और तुम मन मार के बार बार जाते थे। अभी मैं ना एक वो देख रही थी, मूवी देख रही थी, मूवी नहीं वेब सीरीज थी, घर वापसी, हॉटस्टार पे। उसमें बेसिकली ये दिखाया गया है कि एक बंदा अपनी जॉब से हाथ धो लेता है, फिर वो घर जाता है, फिर थोड़े दिन रहता है, घर वालों के साथ एंजॉय करता है, बहुत अच्छा लगता है उसको, वो स्टे करना चाहता था अपने घर वालों के साथ, बट देन ही गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी, तो ही मूव बैक टू बेंगलुरु और वहाँ पे उसने जॉब स्टार्ट कर दी। इनिशियली वो बहुत खुश हो के उठता था, बहुत खुश हो के जाता था अपने ऑफिस, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही रियलाइज कि नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, बट मुझे जाना पड़ रहा है। वो क्यों हुआ? क्योंकि अब उसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट थी, उसका पैशन टूवर्ड्स उसके खुद के बिजनेस को लेके या उसके पापा के बिजनेस को लेके ज्यादा आ चुका था, तो अब वो पैशनेट उतना बचा नहीं था जॉब करने के लिए। तो जॉब करने के लिए जब कोई पैशनेट ना बचाओ, या कुछ भी करने के लिए जब कोई पैशनेट ना बचाओ, तो वो अगर वो काम करेगा, एक तो वो पूरे 100% देखे नहीं करेगा, दूसरा उस काम में वो मजा नहीं आएगा, तीसरा वो रो रो के जिंदगी जी रहा होगा। तो यहाँ पे तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। चैनल तो तुम लोगों ने शुरू कर लिया, इनिशियल वीडियोस भी तुमने अच्छे से बना ली, लेकिन उसके बाद रोना गाना शुरू हो गया। कभी वो बहाना लगा रहा है कि मैं बिजी हूँ, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, आ रहा है तो 100% नहीं दे रहा, फास्ट करने की कोशिश कर रहा है, वीडियोस में वो क्वालिटी नहीं आ रही है। ये सारा चीजें क्यों हुई? पैशन ना होने की वजह से। अगर आपका किसी चीज में पैशन लाइन नहीं करता है, लाइक देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, फ्रेंड बोलूं या क्या बोलूं, वो ना हमेशा मुझे ना मतलब वो देता रहता है कि यू नो तुम चाहो तो आरजे बन सकती हो, तुम चाहो तो सिविल जज बन सकती हो, तुम चाहो तो नॉर्मल जज बन सकती हो, सेशन जज बन सकती हो, तुम चाहो तो मतलब अभी तो रिसेंटली वो मुझे वो भी बना रहा था कि यार तू ना बहुत अच्छा बोलती है, तो तू वो गुरु माता बन जा, मतलब तू लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेगी, उसमें भी बहुत पैसा है। या फिर कभी कभी वो मुझे बोलता है पॉलिटिशियन बन जा, कभी कुछ और बोलेगा, कभी कुछ और बोलेगा। तो मैं उसको हमेशा यही समझाती रहती हूँ कि यार आई लव टीचिंग, माई पैशन लाइज हियर। तो मैं ये काम अपने मन से करती हूँ, और मेरे को पता है मैं बाकी सारे काम ले भी लूँ ना अपने हाथ में, इट्स नॉट लाइक कि मैं ले नहीं सकती, बाकी सारे काम कर नहीं सकती, बट मैं उसमें उतने मजे से नहीं काम कर पाऊंगी जितने मजे से मैं टीचिंग में करती हूँ। तो ये होता है हर इंसान के साथ। आपको लाइफ में वही चीज चुननी चाहिए जिसके लिए आप पैशनेट हो। तो अगर किसी इंसान को एंटरप्रेन्योर बनना है ना, ही शुड बी फर्स्ट पैशनेट अबाउट दैट थिंग, और तभी वो अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। दूसरा, जो प्रोडक्ट भी वो चुन रहा है ना, सिर्फ ये नहीं कि एंटरप्रेन्योर बनना है उसके लिए तुम पैशनेट हो, जो प्रोडक्ट या सर्विस भी तुम चुन रहे हो ना, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए भी तुम्हें पैशनेट होना पड़ेगा। जैसे मुझे पढ़ना पसंद है, आई एम पैशनेट अबाउट स्टडिंग, लेकिन अगर मेरे को कोई फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस वाला कोई कोर्स दे देगा तो आई वोंट बी एबल टू लाइक एंजॉय डूइंग इट, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, लेकिन मेरे को भी लॉ पढ़ना पसंद है, मैनेजमेंट पढ़ना पसंद है, फाइनेंस नहीं पसंद है भैया। तो ऐसे में आपको ना सिर्फ ये देखना है कि पढ़ना पसंद है, बल्कि कौन से फील्ड का पढ़ना पसंद है वो भी देखना पड़ेगा। ना आपको ये देखना है कि एंटरप्रेन्योर बनना है, बल्कि ये भी देखना है कि किस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए एंटरप्रेन्योर बनना है। वर्क शुड बी फन, आपके लिए काम फन होना चाहिए। लाइक फॉर मी टीचिंग इज फन। मैं हर किसी इंसान जिसको भी मिलती हूँ उसको यही बोलती हूँ। मैंने आपको पहले शायद पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आज भी ना इंडिया में ना टीचिंग को बहुत अच्छे से नजर से नहीं देखा जाता। मतलब ऐसा लगता है यार ये तो टाइम पास चीज है ना, ये तो साइड वाली चीज है ना, दिस इज नॉट द मेन थिंग और दिस शुडंट बी द मेन थिंग। मैं लोगों को अगर बताती हूँ ना दैट आई टीच ऑनलाइन, तो वो मुझसे यही बोलते हैं ये तो तेरा वो साइड वाला होगा ना, मतलब कहीं जॉब तो करती होगी तू, कहीं कुछ तो करती होगी तू। मुझे ऐसा लगता है यार व्हाट द हेल, मतलब हम ये काम कर रहे हैं, ये पूरा नहीं है क्या, प्रॉपर नहीं है क्या? तो येस इंडीड, आपका काम आपके लिए फन होना चाहिए, चाहे दूसरे कुछ मर्जी सोचे उस चीज के बारे में। One's passion will help to overcome difficult moments and will persuade people to work for you and want to do the business with you. Passion can't be taught. When it wanes, as it surely will in difficult times, that some quiet time, whether it is be an hour or week, take inventory or all the reason whatever. So basically कहने का मतलब इसमें simple सा ये है कि you should be passionate about your work, you should be passionate about the product or service that you have chosen, and then उसके बाद जुट जाओ अपने काम में। तो ये एक attitude है जो आप में होना ही चाहिए if you want to become an entrepreneur। चलिए second है, set an example of trustworthiness।
People have confidence in trustworthy individuals and want to work for them in a culture of integrity. The same is true for customers. अब आप ऐसे बोलिए, कहने को अंबानी ज्यादा अमीर है टाटास के कंपैरिजन में, लेकिन अगर एक साइड तुम मुकेश अंबानी सर को खड़ा कर दो और एक साइड तुम रतन टाटा सर को खड़ा कर दो, बताओ दोनों में से कौन सी तरफ जाना पसंद करोगे? इफ यू आस्क मी, आई विल गो विद रतन टाटा सर, क्योंकि मेरा आई डोंट नो, आई हैव लाइक फेथ इन हिम. उनकी जितनी वीडियोस मैंने देखी, ऑब्वियसली आप पर्सनली तो मिले नहीं हो ना, बट जितनी वीडियोस मैंने उनकी देखी हैं, जितना मैंने उन्हें देखा है, एक अलग वाइब आती है उनसे. वो एक ऑरा क्रिएट करते हैं, वो कॉन्फिडेंस वाला, वो ट्रस्ट वाला, जो शायद मुझे और किसी बिजनेसमैन से नहीं आता. सो येस, इंडीड फॉर मी रतन टाटा सर विल ऑब्वियसली होल्ड दैट थिंग. तो यहाँ पे यही होता है कि आपको देख के कस्टमर को एज वेल एज आपके लोगों को, आपकी कंपनी को, सबको वो ट्रस्ट वर्दी वाला फील आना चाहिए कि ये इंसान हमें धोखा नहीं देगा कभी भी. सो वो एक फील जगाने के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा. Third, be flexible except with core values. It is in fact that one's plans and strategies will change as time goes on. This flexibility for rapid change is an inherent advantage of small over large business. However, no matter what the pressure for immediate profits, do not compromise on core values. Like एक example मैं आपको यहाँ पे देती हूँ. ये फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है. ये 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है. अब ये 4 फ्रेंड्स ना, दे वांट टू बंक द क्लास. ये जो फ्रेंड है ना, ये थोड़ी सिंसियर है. ये वाली फ्रेंड क्या है, थोड़ी सिंसियर है, और वो बाकी 4 थोड़े मस्तीले हैं, लेकिन चारों की बहुत अच्छी जमती है. तो ये बंक करना चाहते थे. इस फ्रेंड ने पहले थोड़ा रेसिस्ट किया, फिर इन लोगों ने इसको बोला कि कर लेते, ठीक है. तो ये भी उनके साथ चली गई और इन्होंने बंक कर लिया. ओके, this is where her flexibility lies. Okay, one thing. Now, इन चारों दोस्तों ने एक ऐसा प्लान बनाने का सोचा जिसमें ये हेड मिस्ट्रेस के रूम में क्रैकर रख के आना चाहते हैं. मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि बच्चों को क्रैकर से क्या प्यार होता है. मैं जिस स्कूल में पहले थी, लाइक जिस स्कूल में बचपन से अभी मतलब 9 तक पढ़ी थी, उस स्कूल में ये कॉन्सेप्ट नहीं थी क्रैकर्स वाली. लेकिन द मिनट आई एंटर DPS, आई फाउंड सो मेनी इंसिडेंट्स कि आज उस वॉशरूम में क्रैकर्स बर्स्ट हुए, आज उस वॉशरूम में क्रैकर्स बर्स्ट हुए. मेरे को समझ में नहीं आता था ये क्या फन है. मतलब लोग इतना एंथुसियास्टिक रहते हैं ऐसे फालतू चीज़ करने के लिए. आई नेवर यूज टू लाइक दैट थिंग. उनका इतना क्रेज रहता था, आज वहाँ पे वो बम फूटा, आज उसने फोड़ा, पाया नहीं गया, मिला नहीं, उसने चुपके से रख दिया. बच्चे भी कई बार हर्ट हो जाते थे उस चीज़ की वजह से. तो ऐसा ही कुछ घटिया प्लान इन चारों दोस्तों ने बनाया कि लेट्स जस्ट पुट सम क्रैकर्स इन, लेट्स जस्ट कीप सम क्रैकर्स इन हेड मिस्ट्रेस रूम. ठीक है. अब ये जो लड़की है, ये बंक करने के लिए तैयार हो जाती थी, ये कभी कभी इधर उधर घूमने के लिए तैयार हो जाती थी, मस्ती करने के लिए तैयार हो जाती थी. बट व्हेन शी हर्ड अबाउट दिस प्लान, शी क्लियरली सेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लान, और आई माइट टेल टीचर्स कि भैया तुम्हारा प्लान ऐसा कुछ है. चलो ये वाली लाइन छोड़ दो, पहले वाली लाइन पे फोकस करते हैं कि ये बोलेगी कि नहीं, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्लान. क्योंकि किसी को हर्ट करना, खुद की मस्ती करना, खुद मजे लेना, इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. लेकिन किसी को हर्ट करना, दैट्स नॉट माई स्टाइल. सो यहाँ पे ये बेसिकली अपने कोर वैल्यूज के साथ कुछ छेड़खानी नहीं होने दे रही है. एन एंटरप्रेन्योर शुड बी लाइक दैट ओनली. आप फ्लेक्सिबल रहो, बिल्कुल स्ट्रिंजेंट मत रहो कि नहीं तो नहीं, लेकिन जो आपकी कोर वैल्यूज है ना, उसको किसी को हार्म मत करने दो. थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर लो दूसरों के अकॉर्डिंग, लेकिन अपनी कोर वैल्यूज में कभी वो ना लाने दो. जैसे कि इट्स फैक्ट दैट वंस प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज विल चेंज एज टाइम गोज ऑन. हर किसी की प्लान्स और स्ट्रैटेजीज चेंज होती हैं जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है. लेकिन आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी कोर वैल्यूज के साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, उसके साथ कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना करो, वो एज इट इज़ रहने दो. बाकी सब चीज़ें जो भी करनी है आपको उधर उधर करते रहो. डोंट लेट फियर ऑफ फेलियर होल्ड वन बैक. भैया देखो, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, पास होगे या नहीं होगे, ये तो एग्जाम देने के बाद ही पता लगेगा ना. पहले ही डर जाना कि एग्जाम ही नहीं देना. मेरे साथ होता था ये, मैं बहुत गलत चीज़ें करी हैं मैंने लाइफ में. सो मैं क्या करती थी, मतलब
CS के एग्जाम्स में देयर वाज दिस फेज व्हेन आई गॉट सो स्कैर्ड कि मैंने एग्जाम देने से ही मना कर दिया था। मेरा अगले दिन एग्जाम था, इट वॉज माई आई गेस टैक्स का एग्ज़ाम था, हाँ टैक्स वाले ग्रुप का एग्ज़ाम था, 3 पेपर होते थे एक ग्रुप में, और मैं बिल्कुल ऐसी थी कि मैं तो नहीं देना चाहती एग्ज़ाम। आई स्टार्टेड क्राइंग, और मेरे घर वाले तो मेरे आंसू देख के ऐसे ही पिघल जाते हैं। सो आई स्टार्टेड क्राइंग कि मेरे से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। मेरा भाई आया मेरे पास, ही सेड चल ठीक है तुझे एग्ज़ाम नहीं देना मत दे, एक बार बस ऐसे तेरी प्रेपरेशन तो देख लेते हैं। वो बैठा साथ में, उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैं फटफट आंसर कर दिए। तो लाइक यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, व्हाई यू आर सेइंग नो टू दैट पर्टिकुलर एग्जाम, एंड देन आई गेव दैट एग्जाम एंड आई क्लियर्ड इट अच्छे मार्क्स के साथ। वो भी सोचो एग्जाम्शन आई थी मेरी उस टैक्स में। एग्जाम्शन बोले तो जब 100 में से 60 मिलते हैं CS में तो उसे एग्जाम्शन बोला जाता है, 60 या 60 अबव। तो आई गॉट 61 इन दैट एग्जाम, ठीक है। और 61 लाना मुश्किल होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है और मैडम का 61 ही तो आए थे, ऐसा नहीं है। सो येस इंडीड, आप मतलब थोड़ा बहुत मतलब वो रहो कि ठीक है फेलियर का डर हर किसी को होता है, हर कोई हेजिटेंट होता है इनिशियली, लेकिन उसकी वजह से तुम हथियार ही ना उठाओ, ये तो कोई बात नहीं बनती ना। सो फेलियर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, फेलियर भी एक अपॉर्चुनिटी होता है चीज़ें लर्न करने के लिए। एक फेलियर आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। जो भी लोग चाहते हैं ना हमें हमेशा अच्छी चीज़ें मिले, हमें हमेशा सक्सेस मिले, हमें हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, जितना आप नेगेटिव रिस्पॉन्स से सीखते हो ना उतना एकदम 10 पॉजिटिव रिस्पॉन्स से नहीं सीख पाओगे। जो एक्चुअली लाइफ के लेसन्स होते हैं ना वो हार्ड वे में ही आते हैं। थोड़ी गहरी बात करती है मैंने, अभी तुम्हें समझ में आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये बात है बहुत सही। जब तुम लाइफ में एक्चुअली इस गहरी बात को अपनी लाइक लाइफ में होते हुए देखोगे तब यू विल रियलाइज पायल मैम ने ऐसा बोला था। Anyways, it says venture capitalists would rather invest money in an individual who tried and failed founding a company than in someone who never tried. जो venture capitalists भी होते हैं ना, जो पैसा लगाते हैं, वो लोग भी सिर्फ उन्हीं के अकाउंट में मतलब उन्हीं के वेंचर में पैसे लगाते हैं जिन्होंने ट्राई किया हो, चाहे फेल ही कर दे हो। लेकिन जिन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, वेंचर कैपिटलिस्ट उनसे थोड़ा दूर ही रहते हैं कि पहले बेटा तुम ट्राई करके आओ, थोड़ा देख के आओ, उसके बाद हमारे पास आना। नेक्स्ट है मेक टाइमली डिसीजंस। अब ये क्या बोलता है वो देख लेते हैं। मेक टाइमली डिसीजंस में ये बोलते हैं कि देखो बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में, मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आपके सामने ना अपॉर्चुनिटीज खुद आती हैं चल के, बट उस राइट समय पे आप उन अपॉर्चुनिटीज को लेते नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कल बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे, तरसों देख लेंगे, और ऐसे में अपॉर्चुनिटी कब आपके हाथ से निकल के किसी और के हाथ में चल जाती है आपको पता ही नहीं लगता। लाइक इन माई अर्लियर डेज, लाइक स्टार्टिंग के करियर के जब बोल सकते हैं, वैसे तो हम स्टिल मेरे करियर के स्टार्टिंग डेज में ही ऐसा जो भी है, मतलब बहुत इनिशियल डेज ऐसे मान लो, ठीक है। सो बहुत इनिशियल टाइम में बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते थे। लाइक मेरी बहुत सारी वीडियोस जो यूट्यूब पे थी उनके बेसिस पे बहुत अलग अलग चैनल के यूट्यूब्स के जो मतलब पर्सनल अपना चला रहे होते थे, इंडिविजुअली चला रहे होते थे, वो पर्सनली कांटेक्ट करते थे कि मैम वी आर इंटरेस्टेड, अगर आप हमारे साथ टाई अप करना चाहें, मैम वी आर इंटरेस्टेड अगर आप हमारे साथ वीडियोज़ बनाएं, जो कि MB के जॉनर से बिल्कुल अलग टाइप की वीडियोज़ थी, ठीक है। सो मेरे पास जब अपॉर्चुनिटीज आती थी, आई यूज्ड टू थिंक नहीं यार, आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद समवेयर, सो लेट्स नॉट गेट इन्वॉल्व विद एनीवेयर एल्स, या फिर अभी टाइम नहीं है, बाद में सोचेंगे, अभी एक तरफ चल तो रहा है, थोड़ा सा लीनियंट हो गए, थोड़ा सा फ्लो के साथ चले गए। तो आई रियलाइज कि वो एक सही समय था, मुझे वो अपॉर्चुनिटीज ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे उससे और सीखने को मिलता। पैसा तो इज़ लाइक अ सेकेंडरी थिंग कि चलो पैसा भी एडिशनली कमाने का मौका मिलता, लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि आपको और एक्सपोजर मिलता, आप और चीज़ें सीखते, आप और थोड़ा सा लाइक हार्ड वर्किंग होते, आप और डेडिकेशन से काम करते। अभी भी मैं डेडिकेशन से काम करती हूँ, अभी भी हम हार्ड वर्कर, लेकिन मैं और ज़्यादा होती इफ आई वुड हैव लाइक वर्कड ऑन 2-3 प्लेसेस इसके अलावा, क्योंकि मुझे फिर ये पता चलता ना कि मैं अपने पूरे दिन में इतना काम कर सकती हूँ। अभी मैं क्या करती हूँ, अपने मन के अकॉर्डिंग काम करती हूँ, इतने घंटे काम करना है तो बस इतने घंटे काम करूंगी, लेकिन तब मुझे समझ में आया होता कि मैं इससे ज़्यादा मेरी क्षमता है, राइट, और मेरे को ऑब्वियसली फ़ायदा तो हो ही रहा था। तो आपको कभी भी ना टालना नहीं चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। और एंटरप्रेन्योर में ये आदत होनी चाहिए, जैसे अपॉर्चुनिटी आई, जिस टाइम पे डिसीजन लेने की बात आई उसी टाइम पे लो, उसको कल के लिए मत छोड़ो, क्योंकि कल के लिए छोड़ा तो वो कल अपॉर्चुनिटी किसी और के हाथ में चली जाएगी एंड यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग इन योर हैंड्स।
फिर द मेजर कंपनी asset is oneself. One should take care of oneself. One's health is more valuable than more expensive machinery or computer software for the company. One does not have to choose between one's family or company, play or work. Maintain one's own health for balance and energy, which will in turn enhance one's outlook. क्या 111 क्या किया हुआ है, ये बोलना चाह रहे हैं कि बेसिकली तुम काम करो, ठीक है. हाँ, बहुत बार काम में एक्सर्शन हो जाता है, बहुत बार काम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन तुम्हारे लाइफ का मेन वो ना काम नहीं हो जाना चाहिए कि भैया लाइफ भी तुमने छोड़ दिया है जीना. यू आर मोर इन लाइक काम 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 और लगे हुए. तबीयत खराब है, बुखार है, नहीं फिर भी काम करना है. नहीं, ये तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, नहीं काम तो करना ही है. नहीं, ये नहीं होना चाहिए. आपको ना एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए, काम में, फैमिली में. इतना टाइम अगर मुझे काम को देना है तो इतना टाइम मुझे फैमिली को भी देना है. इतना टाइम अगर मैंने काम को दिया, इतना टाइम मुझे एक्सरसाइज को भी देना है. इतना टाइम अगर मैं काम को दे रहा हूँ तो मेरे को कभी भी फ्री भी रहना है, अपने माइंड को थोड़ा फ्री भी रखना है. काम को इतना अपने ऊपर हावी मत होने दो कि तुम बीमार पड़ जाओ उसकी वजह से और उसके बाद और तुम्हारा वो हो जाए. मतलब समझ रहे हो ना तुम. मेन क्या है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन एसेट है ना वो तुम हो. ये समझो, तुम हो जो उसको स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हो. और अगर तुम खुद ही बीमार हो गए या कल अनफॉर्चुनेटली कुछ अलग हो जाता है तो ऐसे सिनेरियो में तुम्हारा ये वेंचर क्या होगा? कोई काम आएगा? किसी के काम आएगा? कुछ रहेगा उसमें? नहीं रहेगा. तो मेन पहले खुद पे फोकस करो, खुद की हेल्थ पे फोकस करो और एक बैलेंस मेंटेन करो between different aspects. Keep one's ego under control. Don't take profits and spend them on expensive toys to impress others. Build a war chest for unexpected needs or opportunities. This also means hearing out new ideas and suggestions, no matter how crazy that sound. मान लीजिए मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे. मान लीजिए क्या, मैं तो खुद पर्सनली ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ और मेरे को बहुत इरिटेशन भी होते हैं उन लोगों से जो भी कमाना शुरू करते हैं बस, और उसके बाद लाविश गाड़ियां ले लेंगे, कुछ और कर लेंगे, कुछ वो कर लेंगे. मतलब अभी तुमने कमाना शुरू किया है, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग सो मच ऑन सच थिंग्स जिनका आपको शायद कुछ अच्छा रिटर्न भी नहीं मिलने वाला, और अच्छा रिटर्न तो क्या, रिटर्न ही नहीं मिलने वाला, उनके ऊपर स्पेंड करके तुम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो. लाइक देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन जिसने बिजनेस चलाया, बिजनेस का मतलब चलाना शुरू ही किया था और उसने बड़ी महंगी गाड़ी खरीद ली. अब देखो वहीं पे अगर ये घर खरीदता, उसको रेंट पे चढ़ा देता तो कुछ ना कुछ तो उसके पास पैसे आ रहे थे. लेकिन गाड़ी खरीद ली, उसमें घूमता है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी है, उसके पेट्रोल के खर्चे इतने हैं, उसके 10 चीज़ें और हैं. तो ऐसे सिनेरियो में तुम मानो क्या मतलब हुआ तुम्हें? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, झांकी दिखाने के लिए लोगों को कि हाँ यू ओन दिस कार, यू हैव दिस कार. लोगों को दिखाओगे क्या फ़र्क पड़ेगा? कल जब तुम मुसीबत में पड़ोगे लोग आएंगे तुम्हारी गाड़ी को देख के इम्प्रेस होगे? सीरियसली. सो ये बहुत इडियोटिक हरकत होती है जो मैंने बहुत सारे लोगों को एक्चुअली करते हुए देखा है लाइफ में. जैसे ही थोड़ा कमाना शुरू किया बस ले लेते हैं. ऐसे ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी मतलब बेसिक से 10-20 हज़ार रुपये कमाते हैं लेकिन आईफोन चाहिए उन्हें दिखाने के लिए. क्या ज़रूरत है यार? दैट इज़ जस्ट अ फ़ोन. तुम फ़ोन वैसे भी मतलब दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हो. दूसरों को शो ऑफ करने के लिए तुम अपनी हार्ड अर्न मनी को ऐसे ही वेस्ट जाने दे रहे हो. डजंट मेक सेंस. सो अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखो, लोगों को शोबाजी में मत पड़ो. शूशा में कुछ नहीं रखा है. आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी चीज़ परचेज कर रहे हो, जो भी चीज़ सोच रहे हो, थोड़ा अपना दिमाग लगा के करो, ठीक है. देन आई बिलीव इन वन सेल्फ. अपने ऊपर भरोसा रखो कि तुम ये कर सकते हो. ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है भाई. अगर मुझे भरोसा ही नहीं होगा कि मैं पर्टिकुलर चीज़ कर सकती हूँ, मैं वो चीज़ कभी नहीं कर पाऊंगी. नो मैटर मैं कितनी भी कैलिबर रखती होंगी, नो मैटर मैं कितनी भी कैपेबल होंगी, मैं वो चीज़ नहीं अचीव कर पाऊंगी जस्ट बिकॉज मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं है. सो पहले खुद पे भरोसा करो, ये करो कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, तो एक्चुअली तुम वो चीज़ कर पाओगे. बहुत ही एक बेसिक सा वो है. द सीक्रेट बुक पढ़ी है तुम लोगों ने? वो एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि यूनिवर्स को हम जैसी वाइब्रेशंस भेजते हैं ना, यूनिवर्स वही सारी ना इकट्ठी करके हमें वापस भेजता है. सो अगर हम उसे नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजेंगे वो नेगेटिव हमारे को करेगा. अगर हम पॉजिटिव भेजेंगे तो पॉजिटिव आएंगी. ये थोड़ी आई नो लाइक मुद्दे से हट के बात हो रही है लेकिन वो लिंक्ड है. कैसे? अगर मान लो तुम खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं रखोगे, यू आर नॉट कॉन्फिडेंटल अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है तुम्हें अपने ऊपर. तुमने ये वाइब्रेशन भेजी यूनिवर्स को कि मेरे को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझे तो लगता ही नहीं है मुझसे ये हो पाएगा. यूनिवर्स ने सामने से तुम्हें फेलियर भेज दिया. उन्होंने बोला लो जो तुम दोगे हम वही तुम्हें इंटरेस्ट लगा के वापस दे देंगे.
सो अगर तुम हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजोगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो तुम्हें रिजल्ट भी सक्सेस में मिलेगा। अगर तुम्हें लगेगा कि नहीं मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, तुम्हें रिजल्ट भी वैसे मिलेगा। ये तो मैंने अपने लाइफ में ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। ये तो मेरा मतलब ऐसे मान लो मैंने खुद देखा है, जब मैं लाइफ में कुछ नेगेटिव सोचती हूँ ना, सोचती रहती, मेरे को ओवर थिंकिंग की बीमारी है, ठीक है, और वो नेगेटिव हो ही जाता है अल्टीमेटली। और वहीं पे अगर मैं पॉजिटिव सोचूं तो वो पॉजिटिव में हो जाता है। सो ये तो आप खुद भी फील कर सकते होंगे, बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली फील किया होगा। 9th पॉइंट है एनकरेज एंड एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म ग्रेशियसली एडमिटिंग वंस मिस्टेक। एक ही आदत और मैंने बहुत कॉमनली देखी है, कुछ लोग ना अपनी गलती मानते ही नहीं है, उनको लेना ही नहीं आता क्रिटिसिज्म। अगर आप उनको थोड़ा सा भी नेगेटिव बोल दोगे, लाइक देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत मारेगी मुझे, वैसे भी बहुत मारती है, उसको ना पॉजिटिव बोलो तो शील बी वेरी हैप्पी, उसके साथ नॉर्मल रहो तो शील बी वेरी हैप्पी। वो खुद आपको क्रिटिक बन के 10 बातें सुना ले तब भी शील बी वेरी हैप्पी, वो आपको मार पीट ले। लेकिन द मिनट यू विल टेल हर समथिंग बैड अबाउट हर पर्सनैलिटी, फर्स्ट लाइक वंस आई टोल्ड हर योर ड्रेसिंग सेंस इजंट अप्रोप्रिएट, लाइक तुम और बेटर कर सकते हो, शी बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली, शी कैन अफोर्ड स्टफ, और वो खरीदती भी है महंगे कपड़े, लेकिन when it comes to like क्या खरीदा है तो बहुत ही बर्बाद कपड़े खरीदती है, पैसा भी खर्च करती है और बहुत ही वाहियात। मतलब मुझे उसकी ड्रेसेस देख के कभी ऐसे वो नहीं आता कि अरे क्या पहना हुआ है इसने मस्त। तो मैंने उस दिन उसको बोला कि ऑब्वियसली शी इज़ अ गुड फ्रेंड, तभी मैंने बोला, अदरवाइज मैं हर किसी को ऐसे नहीं टोकती रहती हूँ। तो लाइक यार तू अपना ड्रेसिंग सेंस बेटर कर सकते हैं, लाइक यू कैन इम्प्रूव योर दिस थिंग। अब शी ट्राइड इनिशियली टू टेक इट वेरी ग्रेशियसली कि हाँ ठीक है, ओके हाँ मैं क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हूँ, एंड देन देयर केम अ टाइम जब वो ऑफेंडेड हो गई, फील करने लगी कि भैया अरे यार हाउ कैन यू टॉक अबाउट माय दिस, ऐसे करने लग गई। सो बेसिकली आपको अगर आप मतलब यू नो लाइक इफ़ यू आर ऑन दैट पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म लेना आना चाहिए। क्यों भी ज़रूरी है, ये तुम्हारे लिए फीडबैक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जिस पे तुम काम करके अपनी चीज़ों को बेटर बना सकते हो। अगर तुम फीडबैक ही नहीं लोगे, नेगेटिव फीडबैक ही नहीं लोगे, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम्हें इम्प्रूव कैसे करना है। आई वॉज इन 12th क्लास व्हेन आई बॉट दिस डायरी, बहुत ही क्यूट सी डायरी थी, मतलब मैंने नहीं खरीदी थी, मेरे भाई ने मेरे को और मेरी बहन को गिफ्ट की थी। तो मैंने ना उसके पेजेस इंडिविजुअली फाड़े और मैंने हर एक फ्रेंड को दिए। हर एक फ्रेंड क्या, हर एक नोन इंसान जो मेरे यू नो लाइक जिससे मेरी बात होती थी, स्कूल में, कोचिंग में, हर जगह। आई गेव देम दोज चिट्स। मैंने बोला कि एक चिट पे मेरे बारे में पॉजिटिव लिखो, एक चिट पे मेरे बारे में नेगेटिव लिखो। आई स्टिल हैव दोज चिट्स विद मी, मेरी डायरी में लगी हुई हैं वो, पॉजिटिव नेगेटिव्स। और जो जो चीज़ें उसमें नेगेटिव्स में लिखी हुई थी, आई टुक इट वेरी सीरियसली, आई रियली ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू यू नो लाइक ओवरकम दोज थिंग्स। मैक्सिमम उसमें मेरे गुस्से से रिलेटेड थी। अब तो टच वुड मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, बट देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो मैक्सिमम लोगों ने वही लिखा था, यू शुड यू नो लाइक वर्क ऑन योर एंगर मैनेजमेंट, मतलब यू शुड have the skill of anger management. So criticism लेने से आप कहीं ना कहीं improve करते हो। जब आपको अपने बारे में नेगेटिव बात पता चलती है, आप उसके ऊपर काम करते हो और आप बेटर बनने की कोशिश करते हो। वो चीज़ होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर्स में। मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, आपके असूल काम के रिलेटेड बहुत सही होने चाहिए। गलत चीज़ को सपोर्ट मत करो जस्ट फॉर लाइक थोड़े से छोटे से प्रॉफिट के लिए। अब देखो, मेरे को पता है मैं टेंडर लेना है मुझे अगर गवर्नमेंट से, तो मैं ब्राइब करके गवर्नमेंट को टेंडर ले सकती हूँ, मैं प्रॉफिट में रहूँगी, ब्राइब दे दिया काम हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तो समझो ना, तुमने ब्राइब दी, उसके लिए तुमने पैसे जुगाड़े, अब वही पैसे तुम्हें कट करने पड़ेंगे अपनी कॉस्ट, मतलब अपने टेंडर वाले अमाउंट में से। मतलब अल्टीमेटली तुम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। वाई डू यू थिंक आजकल ये जो सड़कें बनती हैं और पहली बारिश में ही वो टूट जाती हैं? भोपाल में बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, खुलेआम बोल रही हूँ मैं ये चीज़, तो भोपाल में बहुत सारी लिटरली सड़कें ऐसी जो अभी बनी थी, जस्ट अभी, उनको 6 महीने भी नहीं हुए, पहली बारिश आई उसी में ही वो सड़कें पूरी ऐसे पॉट होल्स खुल गए हैं उसमें। क्या है ये? दिस इज लाइक आपने टेंडर तो ले लिया गवर्नमेंट से, उस टाइम पे आपने बहुत खिला दिया उन लोगों को जो भी बिचौलिए थे। अब खिलाने की वजह से क्योंकि तुमने स्पेंड किया है, अब तुम्हें वो पैसा तो कहीं ना कहीं से निकालना है, तो तुमने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अल्टीमेटली बेयर कौन कर रहा है? ह्यूमन बींग्स, मतलब नॉर्मल सिटीजन्स, राइट? सो बेसिकली आपको अपने वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग रखने चाहिए। छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए या फिर प्रॉफिट के लिए आपको उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये भी एक क्वालिटी है जो कि उसमें होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए।
रीबाउंड क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स। देखो धक्के हर किसी को लगते हैं लाइफ में, हर किसी को, हर कोई एक ना एक फेलियर ज़रूर फेस करता है, लेकिन व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज उस फेलियर से तुम आगे कैसे निकलते हो, जल्दी जल्दी कैसे उठते हो। गिरे तुम, ठीक है, तुम्हें धक्का लगा, तुम गिरे, मस्त, तुम्हें होश ठिकाने आ गए तुम्हारे, लेकिन उसके बाद खुद उठो भी सही, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो लाइफ में। So there surely will be plenty of ups and downs as one builds up the business. बहुत सारे ups downs होते हैं बिजनेस में, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या फिर एक एंटरप्रेन्योर हमेशा उन डाउन से फटाफट उठने की कोशिश करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जहां तुम एक टाइम के लिए वहीं स्टे कर गए ना, मतलब वो नीचे वाले लेवल पे, उसके बाद तुम्हारी कहानी खत्म, तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा ऐसे चुटकियों में। Periodically getting out of one's comfort zone to pursue something important, sorry बहुत गंदा बोल दिया, okay, important, okay, so comfort zone ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सबको रहना बड़ा पसंद होता है, हमें लगता है यार कोई यहाँ से ना बाहर निकाले, लेकिन तुम्हारी ग्रोथ वहाँ पे रुक रही होती है। अगर तुम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो ना कहीं पे, तुम ग्रो करना छोड़ देते हो, और फिर तुम्हारे आसपास वाले इतनी तेज़ी से तुम्हारे से निकलेंगे ना साइड से, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक लेवल का काम करना चाहिए, ताकि तुम लाइफ में और ग्रो कर सको, बेटर कर सको। So it says many times one feels uncomfortable while implementing a needed change in technology, people, mission, competing, etc. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी नहीं चेंज करना चाहते, लोगों को नहीं चेंज करना चाहते, काम करने के तरीके नहीं बदलना चाहते। क्यों? क्योंकि वो पुराने वालों में बहुत ज़्यादा लाइक वो हो गए हैं, अडाप्ट कर लिया उन्होंने। जैसे अगर हम मैग्नेट ब्रेन्स की बात करें, अगर मैग्नेट ब्रेन्स जब उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था, 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था, उस टाइम पे जिस तरह से चल रहे थे, जिस तरह से काम कर रहे थे, अगर वो आज की डेट में भी वैसे ही काम कर रहे होते तो क्या वो इतने सक्सेसफुल होते? नहीं। जैसे जैसे इसने तरक्की देखी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स करे, वो सही प्रूव हुए, और एक्सपेरिमेंट्स करे और प्रूव हुए, और चीज़ें चेंज करी, बदलते रहे, तभी तो इतने सक्सेसफुल हुए। For the company and one to grow personally, one sometimes has to step out of one's comfort zone. अगर आपको अपनी कंपनी, अपने आप को ग्रो करवाना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा। ये बच्चों के साथ बहुत होता है, बच्चे ना एक बार एक एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, उसके बाद उनको ना चेंज पसंद नहीं आता। और मैंने देखा है यूजुअली ना वो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जो बच्चे यूजुअली ट्रैवल करते रहते हैं। लाइक मैं जो अपने उससे बताऊं तो बैंकर्स के बच्चे हर 3 साल में किसी और नई पोजीशन जगह पे जाते हैं, राइट, क्योंकि 3 साल में प्रमोशन होते हैं बैंक्स में। सो हर 3 साल में जब आपकी जगह बदलती रहती है, तो आपके पास इतनी सारी जगह पे रहने का एक वो हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, उससे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि आपने अलग अलग सिनेरियोज देखे हैं। यू आर अ मोर एक्सपोज्ड ह्यूमन बीइंग, आपने बहुत सारा चीज़ फेस किया है। सो इंडीड उनमें ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देती है, ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई देती है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है इन कंपैरिजन टू द अदर पीपल जो एक ही जगह पे लगातार रहे हैं। एक ही जगह वाले थोड़े कंफर्ट जोन में होते हैं, दूसरे वाले थोड़े से बाहर निकल चुके होते हैं। सो दैट वॉज एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड्स। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया। बहुत बेसिक चीज़ें थी इसमें, अगर आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके इसे पढ़ेंगे ना, तो इंडीड आपके लिए बहुत सिंपल होगा, ठीक है। बस मेरी एक बात मान लो कि इससे राइटिंग प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करना, लिख के ज़रूर देखना, क्योंकि लिखने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है इन चारों टॉपिक्स में। सो अगर आपने प्रीवियस नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक लिखे हुए हैं उन्हें रेफर कर लेना। नोट्स चाहिए तो मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के या बुक के, तो उसके लिए गेट नोट्स फ्रॉम हियर करके एक लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके पास जा सकते हो। या फिर इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ओपन है ही, आप अपने डाउट्स आराम से लिख सकते हैं। कोई वीडियो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको गूगल करना है magnetbrains.com। magnetbrains.com जैसे ही आप गूगल करेंगे, यू हैव टू क्लिक दिस CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम। यहाँ क्लास 11th पे आप क्लिक करेंगे एंड देन यू विल सी दिस बिजनेस स्टडीज एंटरप्रेन्योरशिप बुक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यू विल सी पूरे लेक्चर्स लाइन से, और जो भी लेक्चर पे क्लिक करना है करना, और उसके बाद लेक्चर खुल जाएगा एंड उसके बाद obviously you can enjoy watching our videos and I hope Magnet Brains आपकी मदद कर पा रहा है अलग अलग तरीक़ों से। अगर कोई भी और ऐसी चीज़ है जो हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।